तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इकोसिस्टम। इको प्लस सिस्टम, राइट। इकोसिस्टम वर्ड दिया था टांसले ने, राइट। तो होल कॉस्मोस इज ए सिस्टम। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो पूरे ब्रह्मांड भी एक सिस्टम है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बौद्धिक क्षमता से परे है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भली भांति ज्ञात कर पाना कि कितना इसका एक्सपेंशन है, हम इसे इन्फिनाइट कह देते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने विजुअल या अपने परसेप्शन के लेवल पर। हमारा परसेप्शन और विजुअल लेवल जो है वो क्या है? वो है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी लेयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे हम पृथ्वी और हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर को मिला करके, पूरी पृथ्वी को मिला करके इस सिस्टम के अंदर रहने वाले जीव, ये सारे हमारे बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम की बात अगर हम करेंगे तो कौन सा है सबसे बड़ा इकोसिस्टम? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम है, उसमें अपने आप सब कुछ हो रहा है इकोलॉजिकली, यानी नेचर अपने आप बना रही है, अपना उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या लाइफ होती? अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होगा तो क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा? अगर पीएच ऑप्टिमम नहीं होगा क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करेगा एग्जिस्ट? नो। देयर इज अ रेंज फॉर ईच स्पीसीज, देयर इज अ रेंज फॉर ईच organism to survive, right? और that fit on that particular नाइक, राइट। वो अपने नाइक में रहते हुए, अपने एक स्थान पर रहते हुए उस पूरे इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। तो आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लास 12 का, तो बहुत कम ड्यूरेशन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, जैसे कि मेरा रहता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा थ्रोली मैं यहाँ पर बताता हूँ, पूरा समझने के लेवल पर और आपके टॉपिक बोल्ड या नीट दोनों के लेवल पर यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन होता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपने लिए ऑप्टिमाइज़ करिए। नेक्स्ट चलिए तो इकोसिस्टम समझ में आ गया कि क्या है। बायोस्फीयर एक इकोसिस्टम ब्रॉड इस लेवल पर है। अब इकोसिस्टम को हम नीचे बांटते हैं। अब इतने बड़े ब्रॉड की तो हम एकदम से स्टडी नहीं कर सकते, तो बायोलॉजिकली स्टडी करने के लिए हमने इकोसिस्टम को अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में कौन सा इकोसिस्टम आ जाएगा? जो हमारा लैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, बायोटिक भी होंगे, जो हम पिछले पढ़ते हुए आए हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है? सॉयल, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक में आते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट में ऑल एनिमल, फ्लोरा एंड फौना आते हैं, राइट। चलिए, तो अब इस इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल और उसमें बांटते हैं। अब और उसको और छोटा कर दें, टेरेस्ट्रियल को ही छोटा कर दो, क्रॉप इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, छोटे छोटे उसमें बांटते। पॉन्ड इकोसिस्टम तो एक्चुअली एक्वेटिक में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इनको और छोटे छोटे में बांटें तो और इनको छोटे छोटे इकोसिस्टम में बांट सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। इट्स द मैटर ऑफ कन्वीनियंस एक्चुअली, राइट। अपनी सुविधा के लिए हमने सारी स्टडी को बांटा हुआ है अलग अलग मॉड्यूल्स में, राइट। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट मॉड्यूल है कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बड़ा अच्छा लगता है लाइन पढ़ते हुए, एनसीईआरटीज़ की बड़ी प्रोफेशनल सी लाइन लगती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आप डाइव लगाओगे तो बड़ा मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट आता है, राइट। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मीन्स जो हमें बाहर दिख रहा है, स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है इकोसिस्टम का? बायोटिक और एबायोटिक सारे कंपोनेंट आ सकते हैं। और फंक्शन जो उसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सबसे पहले प्लांट्स सन एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उन प्लांट्स को खाने के लिए फिर एक एक करके उसके ऊपर कंज्यूमर आएंगे, राइट। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्टिविटी होगी। इस प्रोडक्टिविटी को हम पूरा मेजर करेंगे कि कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। बायोमास बनाएगा, अगर पौधा है तो पौधा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएगा, अपना पेड़ पत्ती बनाएगी, अपना जड़ बनाएगा, अपना तना बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। उसी प्रकार एनिमल है तो एनिमल भी अपना बायोमास बनाएगा, राइट। तो इस सारे को हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी कैसे कैसे फ्लो हो रही है, राइट। तो यही है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम। अगर मैं बायोलॉजी को थोड़ा अध्यात्म के साथ जोड़ दूं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहा हुआ है कि सूर्य से ही कोई भगवान ने क्यों दिया होगा। फिर भगवान कहते हैं कि सूर्य से मनुष्य ने सीखा, जो मनुष्य उससे शिक्षा लेते गया। तो सूर्य सबसे बड़ा शिक्षक कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का। बिल्कुल सही है। अगर सूर्य नहीं होता क्या पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल था? क्या कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता? और अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता तो क्या लाइफ आती? जो आज हमें दिख रहा है ये सब
एग्जिस्टेंस दिख रहा है। क्या ये सब पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं था। उस समय की परिस्थितियों में तो जब आर्कियोबैक्टीरिया थे, जब हम स्टडी करते हैं स्टैनली मिलर साहब का प्रयोग जब हम स्टडी करते हैं, उसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया आ गए, तो वो सारा उस टाइम का केमिकल इन्वायरमेंट था, तो वही केमिकल इन्वायरमेंट ही केमिकल प्रोग्रेस हो जाती। लेकिन जो लाइफ का आज एक्सट्रीम फॉर्म दिख रहा है, हमारा कॉन्शियस इतना इवोल्यूट हो गया है, कल्चर इतना इवोल्यूट हो गया है, सारा बायोफॉर्म इतने ज़्यादा लाइफ फ्लोरा एंड फौना इवोल्यूट हो गए, तो ये सब सूर्यदेव की कृपा है, बिल्कुल सूर्यदेव की ही कृपा है जी। सूर्यदेव क्या है? हमारे जनरेटर, यहीं से जनरेट होती है लाइफ, राइट। तो प्राइमरी सबसे पहले सूर्य से पौधे, फूल इत्यादि एनर्जी को लेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर्स, राइट। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट पर डिस्कशन आती है हमारी। तो प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर जो बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। प्रोडक्टिविटी, उसके बाद डिकम्पोजिशन, उनका जो डेथ होगा, डीके होगा, मरेंगे। जैसे पेड़ पौधे बने, उन्होंने फल दिए, फूल दिए, एक एज के बाद वो मर जाएंगे। उसके बाद एनिमल जो उन पेड़ पौधों को खा रहे हैं, उन पर फीड अप कर रहे हैं, वो भी एक समय के बाद मर जाएंगे। तो जब उनकी डेथ होगी तो उनको डिकम्पोजिशन होगा, उन पर बैक्टीरिया, वायरस आएंगे, जब वो ज़मीन पर सॉइल में पड़ेंगे और दोबारा से उसे नेचर की साइकिल में रिसाइकिल कर देंगे। तो यही चार हमारे क्या है? द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, यही हमारी एनसीईआरटी भी कहती है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट। एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? जैसे प्लांट ने सन से एनर्जी ट्रैप की, उस प्लांट को खाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर आए, फिर फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर को खाने के लिए सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर आए, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी भी इस इकोसिस्टम में होगी, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। चलिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोई पॉन्ड का इकोसिस्टम अगर हम लें एज पर एनसीईआरटी लाइन, राइट, तो अ पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो सारे के सारे प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा, एनर्जी फ्लो भी होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही होगी एक पॉन्ड के अंदर, क्योंकि हर इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसकी प्रोडक्टिविटी न हो, डिकम्पोजिशन न हो, एनर्जी फ्लो न हो या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग न हो, सब इकोसिस्टम में होगा ही होगा, राइट। द अबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर with all the dissolved inorganic acid, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो पॉन्ड में सारी एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जिनसे लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करता है। तो कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग है? जहाँ लिविंग थिंग रह रहा है वहाँ की नॉन लिविंग थिंग्स को लेना है। जैसे वाटर हो गया, पॉन्ड के अंदर वाटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। वाटर इज एबायोटिक कंपोनेंट है, सॉयल एबायोटिक कंपोनेंट है, राइट। उसी प्रकार सोलर इनपुट एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एबायोटिक कंपोनेंट है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेट कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन। तो अब उस पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेट मतलब कौन नियंत्रित करेगा? अगर तापमान कम हो गया, राइट, तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम होगी, कम प्रोडक्शन होगा वहाँ पर बायोमास का। और तापमान अगर अधिक हो गया तो अच्छा खासा वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा? रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन। अब ऑटोट्रॉपिक कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जैसे कोई तालाब है, तालाब के ऊपर ही ऊपर तैरने वाले, ऊपर तैरने वाले पौधे, दीज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन मीन्स तैरते हुए, फाइटो मीन्स प्लांट, तैरने वाले, तैरते हुए जो प्लांट रहते हैं पानी के ऊपर ही के लेयर में, दीज आर फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये भोजन को बनाएंगे सूर्य के प्रकाश से, भोजन तो यही बनाएंगे, पहले फाइटोप्लैंक्टन ही बनाएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। सम एल्गा, और एल्गा क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गा हमारा पॉन्ड में भी, सी में भी, लेक में भी, सब जगह पाया जाएगा। और ये होगा क्या? हमारा प्रोड्यूसर। सारे प्रोड्यूसर भी ग्रीन प्लांट है, इनमें क्लोरोफिल होता है। एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, मतलब पानी के अंदर डूबे हुए, एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज, और जो किनारे पर पौधे उगते हैं, वो सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन कौन से हैं उस इकोसिस्टम में? पॉन्ड की अगर हम बात करें, कंज्यूमर कौन कौन से हैं? जू प्लैंक्टन, जो कि उनको खाते हैं, तैरते हुए उनको खाते हैं, राइट। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, और फ्री स्विमिंग यानी जो तैर रहे हैं उसमें तैरने वाले जीव जंतु, और बॉटम ड्वेलिंग जो ज़मीन के नीचे नीचे सारे रेंगते हुए चलते हैं, राइट। फॉर्म्स द डिकम्पोजर्स आर द फंज। अब डिकम्पोजर कौन कौन? ये तो हो गए हमारे प्रोड्यूसर भी हो गए, कंज्यूमर भी हो गए। अब आ गए हम डिकम्पोजर में। तो डिकम्पोजर कौन है? जो उसको छुड़ाएंगे, जो उसको गलाएंगे, राइट। फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द
रिस्पॉन्ड। तो जितने फ्लैजिलेट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सारे क्या हैं, डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। वो क्या करेंगे, उसको छड़ा के गला के दोबारा से रिसाइकलिंग करा देंगे उसकी। दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल, राइट। कन्वर्जन ऑफ पूरे बायोस्फीयर को एज ए होल अगर हम माने तो उसके अंदर जितने छोटे छोटे इकोसिस्टम सारे किसके अंदर आ रहे हैं, बायोस्फीयर के अंदर आ रहे हैं, राइट। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स। सूर्य की तेज प्रकाश आ रहा है, सूर्य की तेज किरणें आ रही हैं, तो उस क्या क्या काम कर रहा है सूर्य तो जीवन दे रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब शुरुआत में जीवन भी जब आया तो मीथेन नीथेन सारी चीज़ें आई थी स्टर्नर के प्रयोग में, आपने देखा होगा, राइट। तो वहाँ से फिर लाइफ स्टार्ट हुआ, तो एबायोटिक से बायोटिक बन रहा है। अब बायोटिक तो बन गया, लेकिन बायोटिक का फिर एक्सपेंशन कब हुआ, एक्सपेंशन तब हुआ जब ऑक्सीजन भी आ गई थी यहाँ पर, राइट। तो एनर्जी का मेन सोर्स तो सन ही है हमारा, राइट। तो यहाँ से वन बाय वन क्या करेंगे, ऑल द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड पूरे बायोस्फीयर को अगर हम एक पूरा माने तो उस पूरे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, ठीक है। लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल बनते जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर प्लांट का बढ़ते जा रहा है, नंबर एनिमल्स का बढ़ते जा रहा है, तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, राइट। हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप। शुरुआत कहाँ से होती है, कि ऑटोट्रॉप से होती है, राइट, ओके। कंजप्शन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय द हेटरोट्रॉप्स, और उसको कंजप्शन कौन करता है उनका, कौन उनको ईट करता है, हेटरोट्रॉप ईट करते हैं। हेटरोट्रॉप कौन से, एनिमल्स हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, राइट। सारे बाकी हेटरोट्रॉप हैं, प्लांट को छोड़ करके बाकी सारे हेटरोट्रॉप के अंदर आते हैं। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज दम बैक टू फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। तो उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है, जब वो पानी नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, डिके हो जाता है, तो उसका फिर दोबारा से मिनरलाइज्ड बनते हैं, जैसे न्यू नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिन चीज़ों से वो प्लांट बना होगा, एनिमल होगा, राइट। एनिमल मरा, नीचे गिरा, डेथ हुआ, डिके हुआ, सड़ा, नीचे गिरा, सड़ा गला पार्ट नीचे गिरा, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ डिकम्पोजर आएंगे, डिकम्पोजर उसको दोबारा से नेचर की साइकिल में वापस भेज देंगे। नेचर की साइकिल कौन कौन सी है हमारी, न्यूट्रिएंट की साइकिल, नाइट्रोजन की साइकिल, ऑक्सीजन की साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल जितनी चल रही है उसमें दोबारा से वो सारे न्यूट्रिएंट से चले जाएंगे और दोबारा से प्लांट को प्राप्त होगा। यानी कि ये साइकिल हमारा चलते रहता है, सॉयल से ऑर्गेनिज्म बनते रहे, ऑर्गेनिज्म से दोबारा से फिर वो सॉयल में गिरे, सॉयल में फिर उनका डिकम्पोजन हुआ, फिर से वो न्यूट्रिएंट्स मिला उसमें साइकिल में, और दोबारा से हमारा ऑर्गेनिक मैटर की तरफ बढ़ते गए हम। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा चलते रहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स समझ में आ गया है, पहले ही ब्रीफ मैंने कर दिया है इसको। तो प्रोडक्टिविटी का मेन चीज़ क्या है हमारा, कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। जैसे कोई एक पॉन्ड इकोसिस्टम को अगर हम ले लें, पॉन्ड इकोसिस्टम में बहुत सा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, राइट, और उसके अलावा सबमर्ज्ड प्लांट भी होंगे, उसके अलावा और भी मार्जिनल प्लांट्स भी होंगे। तो ये सारे प्लांट मेनली क्या है, प्रोड्यूसर हैं, राइट। तो ये क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन प्लांट के अलावा और एनिमल भी उनको खाएंगे, जो एनिमल उनको फीड करेंगे वो एनिमल भी किसके अंतर्गत आएंगे, वो भी प्रोडक्टिविटी के ही अंदर आएंगे, लेकिन ये वो और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है, केवल प्लांट्स, राइट, क्योंकि वो प्राइमरी सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से सीधे बना दे रहे हैं। अब उसके बाद उसके बाद ही प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि प्लांट को खा करके और जीव खाएंगे प्लांट को, तो उनका भी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उनका भी बॉडी बनेगी प्लांट का, एनिमल्स का। तो वो क्या है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन, लेकिन वो सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। हम एज ए होल लेते हैं, यानी पूरे इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, राइट। चलिए, इट इज़ सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब हम मापते कैसे, मेजरमेंट कैसे होता है प्रोडक्टिविटी का, कि इस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस इकोसिस्टम के अंदर। तो किसे नापेंगे उसको, इन द टर्म ऑफ ग्राम मीटर स्क्वायर और ईयर पर ईयर। 1 ईयर में कितना ग्राम बायोमास बना, राइट, या किलो कैलोरी पर ईयर, राइट। तो जो भी हमारा मेजरमेंट है ग्राम, ये ध्यान रखने, तो बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर के अकॉर्डिंग हम मापेंगे उसको कि कितना हो रहा है, राइट, एक साल के अंदर, ओके। और किसी और यूनिट से अगर नापेंगे तो हम 1 यूनिट जरूर लेंगे उसकी, ओके। ये क्या है, ग्राम में क्या नापना, क्या नापेगा वैसे अपना, अगर हम दिमाग लगाएं, इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं हम, तो अगर हम दिमाग लगाएं तो क्या नापेंगे हम ग्राम में, कि कितना प्लांट ने अपना मैटर बनाया, पहले प्लांट कितने थे, अब फिर नए प्लांट कितने आए, और पुराने प्लांट में ही कितना बायोमास बना, कितना उसमें पत्ती बढ़ी, कितना उसमें वो सारी चीज़ें बढ़ी, वो सारी चीज़ें हम लेंगे। उसी प्रकार जिस एनिमल ने उस प्लांट पर फीड किया, कितने एनिमल एक्स्ट्रा हुए, उन एनिमल का कितना वेट बढ़ा, कितना उनके अंदर मांस बढ़ा, उन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे, उन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, तब हम हमारी क्या आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। considerable amount of GPP utilized by plant in respiration. Gross primary productivity minus respiration loses
इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, होल प्रोडक्टिविटी बात नहीं कर रहे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, केवल प्राइमरी की अगर हम बात करें जिसमें केवल प्लांट ही प्लांट आएंगे, तो प्लांट भी कुछ एनर्जी को रिस्पायर करेंगे, स्वयं से एनर्जी जितनी उसमें सारी एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे, कुछ को तो अपने बॉडी में बनाएंगे ऑर्गेनिक मैटर में, या कुछ से अपने सीड फ्रूट्स ये सब बनाएंगे, लेकिन कुछ रिस्पायर कर देंगे तो उसको माइनस कर देते हैं, राइट। तो GPP माइनस R इक्वल टू NPP हो जाता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP से ध्यान रहेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। चलिए अब उसके बाद हेट्रोटॉप्स उसको जब यूज करेंगे हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आएगी हमारी, ये बात भी ध्यान में रखना है, हमें एक फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज inhabiting a particular area. It also depends on a variety of environmental factor, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plant. अब इन सब पर डिपेंड करेगा, अगर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट की अच्छी है तो प्लांट प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी, राइट। इन्वायरमेंटल फैक्टर सपोर्टिव हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव या माइनस या निगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालेंगे। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 17 × 10⁻13 किलोग्राम के आसपास आता है, ये 170 बिलियन टन, राइट। 17 × 10⁻13, ये ध्यान में रखिएगा, राइट। % ऑफ सर्विस। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन, राइट। 55 बिलियन टन है प्रोडक्टिविटी ओशियन की। ओशियन से ज़्यादा होल कितनी है, 170 है, उसमें से 170 में से 55 किसकी है, ओशियन की है। रेस्ट ऑफ द कोर्स लैंड, लैंड में ज़्यादा है, राइट। 115 लैंड में है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात की। नेक्स्ट आ जाए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डिटेरियस फूड चेन कहते हैं। ड्यूटेरियस फूड चेन हमारे किससे स्टार्ट होती है, किसी एक सड़े गले प्लांट से स्टार्ट होती है, सड़ी गली चीज़ों से स्टार्ट होती है, राइट। एनसीईआरटी की लाइन जरा देख लेते हैं। यू मे हैव हार्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड, दिस इज बिकॉज बिग हेल्प ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। दोनों काम करता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल भी करता है, उसको ब्रेक डाउन भी करता है। सिमिलर डिकम्पोजर से ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition. We know that very well, right? तो क्या है डेफिनेशन डिकम्पोजर की, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, राइट। किसमें, जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा, वो कार्बोहाइड्रेट तो ये आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, राइट। तो ये शुगर से मिलकर बना होगा, उसको अलग करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस कॉल्ड, तो उसमें तोड़ देने को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फेकल मैटर कंस्टिट्यूट डिट्रियोट्स। तो ये किसके अंदर आते हैं, डिट्रियोट्स के अंदर। डेड प्लांट रिमेन, लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फेकल मैटर, सारी डेड रिमेनिंग जितनी होगी प्लांट या एनिमल की, वो सारा किसके अंतर्गत आएगा, डिट्रॉट्स के अंदर आएगा। विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। इसी डिट्रॉट्स को डिकम्पोजिशन करते हैं बाकी के जितने बचे हुए हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको डिकम्पोजिशन करके दोबारा से नेचर की साइकिल को रिस्टार्ट कर देते हैं। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, राइट। तो क्या क्या चीज़ें होती है डिकम्पोजिशन में, फ्रेगमेंटेशन, लीचनिंग। लीचनिंग मीन्स जब सॉयल से लीच करके नीचे जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ कॉल्ड लीचनिंग। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े में कट जाते, कोई लीफ ही नीचे गिरी जो सॉयल में, तो सॉयल में क्या होगा, उस लीफ का, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके टुकड़े टुकड़े से काट देंगे, उसको बोल फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, उसमें अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। फिर ह्यूमिफिकेशन, उससे कोई फर्टिलाइज्ड चीज़ बनेगा, कोई फर्टाइल सॉयल के साथ रिएक्शन करके फर्टाइल वो बनाता है, राइट। वो ह्यूमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। ह्यूमस में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस में प्लांट ग्रो कर जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो उसका ह्यूमस बनता है। एंड मिनरलाइजेशन, राइट। चलिए ये मेरी एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। चलिए क्योंकि मैंने कह रखा कि एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन में आपको बाय हार्ट लर्न कराऊंगा, तो उसके लिए सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, राइट। चलिए तो डिट्रियोट्स के अंतर्गत हमें क्या क्या स्टडी करना है। सपोज अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन ड्यूटेरियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचनिंग, वाटर soluble organic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt. Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism, right? Bacterial और fungal enzyme क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगी, इट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो लीचनिंग,
हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया कि अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन करेगा न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डिटेल्स। दोनों ये सारे एक साथ चलते हैं, राइट। ये सारे स्टेप एक साथ हो रहे होते हैं, कभी कोई ऐसा नहीं है कि वो रुके रहेगा, एक प्रोसेस हो रही है तो वो रुके रहेगा, अभी ये तोड़ देंगे तो मैं उसको आगे दूसरी प्रोसेस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी स्टेप कहीं पर भी फॉलो हो सकता है, राइट। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा ह्यूमिफिकेशन हमारा। तो दैट्स ऑल टू कंप्लीट द डार्क कलर्ड एमॉर्फस सबस्टेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो डार्क कलर्ड एमॉर्फस सबस्टेंस क्या है? ह्यूमस। बता दिया ह्यूमस क्यों अवेलेबल है, राइट। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्री की एक लीफ है, लीफ नीचे गिरी है, ठीक है। अब इस लीफ पर क्या हुआ, यहाँ पर सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। कुछ कहाँ सॉइल में लीच हो गया, राइट। और लीव्स पार्सली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। तो फिर लीफ से फिर धीरे धीरे क्या बना, उसका मैटर बनना शुरू किया, डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए उसमें और अदर सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, राइट। ऑर्गेनिक रिच सॉइल, अब सॉइल में क्या पड़ा, सारा ऑर्गेनिक मैटर पर चल गया, दोबारा से ये प्लांट को अवेलेबल हो गया, राइट। तो साइकिल हमारी चलते रहती है। ओके, डिकम्पोजिशन लार्जली ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, राइट। इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन एज ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फंक्शन। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो इफ डिटेरियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर डिटेरियस में, यहाँ ध्यान रखना, अगर डिटेरियस मतलब सड़े गले चीज़ों में अगर लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट हमारा स्लो हो जाएगा क्योंकि वो उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लेंगे, राइट। लिग्निन और काइटिन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट हमारा स्लो हो जाएगा। एंड क्विक इफ डिटेरियस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर। और अगर रिच इन नाइट्रोजन ज़्यादा होगा और शुगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्विक फटाफट हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर दैट रेगुलेट decomposition through their effect on the activity of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobics inhibit the decomposition, right. anaerobic बैक्टीरिया वायरस सारे इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट हमारा इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, एनर्जी का फ्लो मैंने आपको बता रखा है कि एनर्जी का फ्लो क्या होता है। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट से कंज्यूमर की ओर एनर्जी जाती है, राइट। अब जब ऑर्गेनिक मैटर बनते जाता है प्लांट और एनिमल का, और प्लांट भी अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, लेकिन इसी बीच कुछ रेस्पायरेशन भी करता है, राइट, कुछ एनर्जी को बाहर निकाल देता है, राइट। तो पूरी की पूरी एनर्जी नहीं जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा जो यहाँ पर फैक्ट ध्यान में रखना है कि यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ फॉलो होता है, पूरी तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लॉ फॉलो होते हैं, राइट। एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on Earth. On the incident solar resident, less than 50% is photosynthetic active reaction. PAR, PAR, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। पार क्या है, 50% जो जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रहा है, सन से जितनी ज़्यादा सारी एनर्जी आ रही है उसका 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाता है। यानी उसके 50% पर ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, 50%। आई बात समझ में? तो 50% पर ही प्लांट वर्क करते हैं। इट इज़ कॉल्ड पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। Plant capture only 2 to 10% of the PAR and this small amount of energy sustain the entire living world. अब उसमें से भी 50% तो अवेलेबल हुआ पार पूरे रेडिएशन का, और इसमें से भी 2 से लेकर के 10% तक प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सारे का सारा प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, केवल इतना ही अवेलेबल होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स फ्लो through different organisms of an ecosystem. All organisms are depends for their food on producers. We all know that, right? So you find a unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer. अब सन से, सूर्य से किसको आया सबसे पहले, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्लांट हैं। उसके बाद कहाँ को गया, देन टू कंज्यूमर। फिर उसके बाद कंज्यूमर को गया। कंज्यूमर कौन कौन है, जो उसको प्लांट पर फीड करते हैं, राइट। फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या हमारा, सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये क्या हमारा फर्स्ट नियम है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या, एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है हमारा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल एक ही तरफ को जाएगा, वापस नहीं आएगा। यूनिडायरेक्शनल एक से कंज्यूमर से ऑर्गेनिक मैटर को जा रहा है हमारा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, लेकिन कंज्यूमर प्रोड्यूसर को वापस नहीं दे रहे। बाद में डिकम्पोजिशन से जाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन को इकोसिस्टम इंक्लूड नहीं करता है। इसका ड्रॉबैक भी है, राइट। डिकम्पोजर्स को इकोसिस्टम इंक्लूड नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट
द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी नो वेरी वेल दैट, डोंट नीड टू एनी डिस्कशन अबाउट दैट, बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फ्रॉम हियर इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू कॉन्ट्ररिएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, ठीक है, ये बात हमारा सेकंड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। कैसे? इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, राइट। तो उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, तभी कांस्टेंट सप्लाई होगी, तभी उस कांस्टेंट सप्लाई में वो प्रोटीन, फैट या जो भी चीज़ बना सकते हैं बना पाएंगे, अपना भोजन बना पाएंगे, राइट। अगर सप्लाई नहीं होगी सन की एनर्जी की तो नहीं बना पाएंगे। टू काउंटर द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, और इससे ये हमारी सेकंड लॉ को भी फॉलो कर रहा है, राइट। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड, वी ऑल नो दैट, don't need to further elaborate this thing. Okay, you have read about the food चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। फूड चेन को तो इंक्लूड करता है इकोसिस्टम, लेकिन फूड वेब को बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता है। जब अपने पिरामिड के हम डिस्कस करते हैं वहाँ फूड वेब इंक्लूड नहीं की जाती है, लेकिन फूड चेन को ये इंक्लूड करता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, फूड चेन क्या होती है ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा आपने, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। यानी कि एक प्लांट को दूसरे एनिमल खाता है, उस एनिमल को फिर दूसरा एनिमल खाता है, उस एनिमल को टर्सरी एनिमल खाता है, राइट। तो ये हमारी एक फूड चेन बनती है। फिर इसी फूड चेन से फिर एक शाखा और बन जाती है जिससे हम फूड वेब भी कहते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर फोकस किस में करना है, हमें यहाँ पर हमें फोकस करना है कि हो क्या रहा है एनर्जी के फ्लो में, राइट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट फूड चेन और रेदर वेब्स आर फॉर्म्ड एनिमल, वी नो दैट द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। क्या है, सारे प्लांट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी की इंटरडिपेंडेंसी है, तभी तो इतना सारा कंपटीशन है या इतना सारा इंटरेक्शन है। जितने सारे इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही होते हैं। द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिक रिमेन्स एवर द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर, हेंस इज आइदर पास्ड ऑन अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द ड्यूटेरियस फूड चेन। तो वहाँ से डेथ हो जाएगा तो फिर वो किस में चले जाएगा, ड्यूटेरियस फूड चेन में चला जाएगा। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर food need, they are hence called consumer and also heterotroph. We all know very well that we can write all these things, right? If they feed on the producer, the plants, they are called primary consumer, right? तो सबसे पहले जो प्लांट को खाते क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये इजीली हम सारे फैक्ट को समझते हैं, तो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब इतना ध्यान रखो, जैसे कोई एक ग्रास लैंड है, अब उसमें ग्रास है, ठीक है, तो ये इस फैक्ट को हमें याद रखना होगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रास है, तो ग्रास को खाने के लिए कौन आई, गोट आई। गोट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर उसका मैन, आदमी ने गोट को खाया तो आदमी क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेजिंग फूड चेन। इसे क्या कहते हैं हम, ग्रेजिंग फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है इसमें, गोट, और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है इसमें, मैन है, और ग्रास क्या है इसमें, प्रोड्यूसर है, राइट। इट इज़ ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब ग्रेज कर रही है, एनी हाउ गोट जो है ग्रेज करते हुए चलती है ग्रास को, तो ग्रेजिंग फूड चेन ही नाम दिया जाता है इसको। तो डिटेरियस फूड चेन समझ में आ गया। डिटेरियस किससे स्टार्ट हो रहा है, बिगिन किससे हो रहा है, डेथ और डिके पैटर्न से, विच वी बिगिन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट। डिकम्पोज विद द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। तो जनरली क्या होता है, सेप्रोटॉप्स किसे कहते हैं, सेप्रोटॉप जो हमारे डेड पर उगते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड पर उगते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर उगता है उसे हम सेप्रोटॉप बोलते हैं, राइट। तो सारे सेप्रोटॉप क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। ड्यूटेरियस फूड चेन में सारे सेप्रोटॉप आएंगे, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज अ मेजर कंडक्ट फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो किसमें होता है, जीएफसी में होता है, ठीक है। इन अगेंस्ट दिस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट, एक्वाटिक में, वो भी एक्वाटिक में ज़्यादा होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द ड्यूटेरियस फूड चेन, राइट। और टेरेस्ट्रियल में, ड्यूटेरियस में ज़्यादा होता है एनर्जी का फ्लो, क्योंकि वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ड्यूटेरियस की संख्या, नंबर ज़्यादा होगा उनका, राइट। एंड देन थ्रू द जीएफसी, और जीएफसी वहाँ तो ग्रेजिंग के लिए कहते हैं, पानी के अंदर कोई ग्रेज तो नहीं करेगा, ठीक है, पानी के अंदर ग्रेज करने वाला का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इन द जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट फॉर, वहाँ की जीएफसी का मतलब जो उस पर फीड कर रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर पर। इन, ठीक है, समझ में आ गया होगा फैक्ट। एक्वाटिक में किस में होता है, जीएफसी में ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल में फ्लो किस में होता है एनर्जी का ज़्यादा, डिटेरियस फूड चेन में होता है, राइट। डिटेरियस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एज सम लेवल सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ
DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल, राइट। तो जो तो कोई कुछ एक चेन ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट बनेगी, कुछ एक आपस में लिंक्ड भी होते हैं, राइट। DFC के कुछ ऑर्गेनिज्म GFC में भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो DFC में पार्टिसिपेट कर रहा हो और GFC में भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रॉच एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब। तो इससे हमारा फूड वेब का फॉर्मेशन होती है, राइट। जब इंटरकनेक्शन, किसका इंटरकनेक्शन होता है, वो जो हो जाता है जब क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं, जब फूड चेन में एक दो फूड चेन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनती है, हमारी फूड वेब बनती है। ओके, देन organism occupy a place in the natural surrounding or in it a community according to their feeding relationship, राइट। तो अब देखो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा जैसे प्लांट का है, हमारा प्लांट को पहले ऑर्डर के कंज्यूमर खाते हैं, उसको सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर खाते हैं, उसको टर्सरी ऑर्डर के कंज्यूमर खाते हैं, राइट। और फिर लास्ट में सब मर जाते हैं, डेथ डीके हो जाता है, ज़मीन में गिर जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं, तो फिर उन पर डिकम्पोजर वर्कआउट करते हैं, डिकम्पोजर पर वर्कआउट करके दोबारा से एनर्जी की साइकिल में उसको डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। ये तो हमारा जनरल फैक्ट है। लेकिन ये एनर्जी का फ्लो अगर हो रहा है तो एनर्जी को हम जानते हैं कि टॉपिक मीन्स कुछ कहीं ना कहीं पोषण, जहाँ भी न्यूट्रिशन या ट्रॉपिक दोनों चीज़ें लगभग एक सी होती हैं बायोलॉजी में, राइट। तो एक हमारा ट्रॉपिक लेवल स्टार्टिंग का ट्रॉपिक लेवल है, जो स्टार्टिंग का ट्रॉपिक लेवल है कौन सा है, प्लांट हमारे क्या है, स्टार्टिंग के ट्रॉपिक लेवल हैं। अब उस प्लांट से फिर उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमारे सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से ये ट्रॉपिक लेवल आगे को बढ़ते जाते हैं, राइट। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ये सारा क्या है, हमारा ट्रॉपिक लेवल है। हर एक ट्रॉपिक लेवल सबसे नीचे है प्रोड्यूसर वाला, फिर उसके बाद दूसरा ट्रॉपिक लेवल, फिर तीसरा ट्रॉपिक लेवल, फिर चौथा ट्रॉपिक लेवल, राइट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। अब हर ट्रॉपिक लेवल में अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी डिक्रीज होते रहती है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है, राइट, कि जितना भी ये है इसमें 10% ही आगे को पास होती है, टोटल एनर्जी का 10% ही आगे को पास होता है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज 10% लॉ फॉलो। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कौन सा लॉ फॉलो करता है, 10% का लॉ फॉलो करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10% का लॉ का मीन्स 10% ही आगे को पास होता है, राइट। 10% एनर्जी आगे लेवल को पास होता है। नेक्स्ट हमारा है पिरामिड, राइट। पिरामिड मीन्स जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, नंबर का, बायोमास का, एनर्जी का, ये तीन का पिरामिड हो सकता है। अब पिरामिड में थोड़ा हम फोकस करेंगे, क्योंकि पिरामिड हमें क्या बताता है, कितने नंबर है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ये सारा हमको पिरामिड बनाता है, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक लेवल को एग्जिबिट कर सकता है। अब यहाँ देखिए पिरामिड ऑफ नंबर, पहले पिरामिड ऑफ नंबर आता है, जीवों की संख्या। अब ग्रास लैंड इकोसिस्टम, राइट, एनसीईआरटी की लाइन पर द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या बेस को क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट वाला, ठीक है। वाइल द अपेक्स, ऊपर की तरफ हम चढ़ते जाते हैं, रिप्रेजेंट टर्सरी और द टॉप लेवल कंज्यूमर, ऊपर को हमारे टॉप लेवल कंज्यूमर है। द 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, कौन कौन से हो गए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, राइट। अब पिरामिड ऑफ नंबर को देख लो। पिरामिड ऑफ नंबर में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर का ये पूरा बनाया हुआ है, राइट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अपराइट हो रहा है। सबसे नीचे क्या है, सबसे अधिक प्रोड्यूसर है, राइट। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर है। ये क्या दिखा रहा है हमें, कहाँ का दिखा रहा है, पिरामिड और नंबर ने ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड में प्लांट ज़्यादा होंगे, प्लांट की स्पीसीज ज़्यादा होंगी, उनको खाने वाले टिड्डे और जो केवल घास ही खाते हैं वाले रैबिट, ठीक है, वो एनिमल होंगी, लेकिन कम होंगी उनकी संख्या घास और इनसे, ठीक है। और उसके बाद संख्या धीरे धीरे आगे कम होती जाती है, नंबर कम हो, बाघ या चीता एक दो ही होंगे, 8-10 ही होंगे, कम ही होंगी, उनकी संख्या कम होती जाती है, राइट। चलिए, तो ये क्या है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ग्रासलैंड इको। इसी बार फॉरेस्ट में भी देखेंगे, फॉरेस्ट में भी पिरामिड नंबर कम होते जाता है, अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है, राइट। तो केवल एक ही इन्वर्टेड होता है, वो ध्यान में रखना है। वो क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, किस में होता है, वो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, बाकी सारे अपराइट होते हैं। एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है, राइट। केवल ये वाला हमें ध्यान रखना है, कौन सा वाला, बायोमास किस में, एक्वाटिक में बायोमास का उल्टा हो जाता है, राइट, क्योंकि नंबर पहले कम होता है, फिर जब नंबर आगे को बढ़ते जाता है, जू प्लैंकटन की संख्या बढ़ते जाते हैं तभी ज़्यादा होता है, राइट। ओके, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास ऑफ नंबर हैज़ to include all organisms at the topic level. No generation we make will be
true if we take only a few individuals at any tropic level into account. Also, given organism may occupy more than one tropic level simultaneously. One must remember that the tropic level represent a functional level. Tropic level क्या represent करता है? एक functional level represent करता है. ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, राइट. नॉट अ स्पीसीज एज सच. एक ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही प्रकार की स्पीसीज होंगी, इसमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज भी हो सकती हैं, ठीक है. जैसे आगे एग्जांपल भी देता है कैसे कैसे बता रही है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है. फॉर एग्जांपल स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड. अब एक स्पैरो है, गौरैया है, राइट. तो पहले वो सीड को खा रही है, बीज को खा रही है, तो क्या है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई. क्या है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई. क्या वो जब वो सीड को खा रही है, प्लांट की चीज़ों को खा रही है स्पैरो. लेकिन जब वो इंसेक्टों को खाने लग जाएगी तब क्या कहोगे उसको? तब तो कार्निवोर की श्रेणी में आ जाएगी, तो प्रेडेटर की श्रेणी में आ जाएगी उसकी. तो वही स्पीसीज दोनों में पार्टिसिपेट कर सकती है, कहने का मतलब, राइट. चलिए स्पैरो प्राइमरी, ठीक है. फ्रूट पी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर वन इंसेक्ट एंड वॉर्म, राइट. In most ecosystem all the pyramid of number of energy and biomass are upright. बता दिया पहले आपको, चीज़ क्लियर होनी चाहिए. Producer are more in number and biomass than the herbivore. वी ऑल नो दैट. हर्बीवोर में से जो प्लांट कोई प्लांट को खा रहा है उससे प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर मोर इन नंबर, ज़्यादा है उनसे, ठीक है. और इस तरह से भी संख्या ऊपर को कम होती जाती है, राइट. तो एनर्जी एट अ लोअर टॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर टॉपिक लेवल. अब जब एनर्जी नंबर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट. टॉपिक यानी कि लोअर लेवल पर ज़्यादा एनर्जी होगी, ऊपर को एनर्जी भी कम होती जाती है, राइट. देयर आर एक्सेप्शन टू दी जनरलाइजेशन, राइट. If you were to account the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? अब जाके यहाँ पर पकड़ में आई, कोई बिग ट्री में अगर कोई बहुत से वो है क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर क्या इंसेक्ट वगैरह मतलब जितने भी हमारे फौना हैं वो सारे हैं उसमें, राइट. देयर आर एक्सेप्शन टू. तो अब ये इसका एक्सेप्शन भी है, और बायोलॉजी हमारी एक्सेप्शन से भरी पड़ी. एक्सेप्शन ही एक्चुअल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट. तो क्या है, अगर बताओ यहाँ पर, अब क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर क्या होना चाहिए? पिरामिड, इसका पिरामिड कैसा होना चाहिए? बीटल तो बहुत होंगे वहाँ, छोटे छोटे जीव तो बहुत होंगे स्टार्टिंग के. पैरासाइट इसमें बहुत से होंगे ना. और द बर्ड ईटिंग, जो उन इंसेक्ट को पैरासाइट को खाएगी, उनको ईटिंग करने वाले बर्ड, और फिर उन बर्ड्स को ईट करने वाले बड़े वाले बर्ड की संख्या, ठीक है, वो और थोड़ा कम होगी. तो इसका ग्राफ थोड़ा अजीब सा आएगा कि पहले एक ही पेड़ की को हम अगर ले रहे हैं तो एक ही पेड़ की संख्या, तो एक ही नंबर कम हो गया पेड़ का, लेकिन उस पर पैरासाइट ज़्यादा है, इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा हैं, तो उस इंसेक्ट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी. फिर उसके बाद फिर कम आएंगे क्योंकि उनको खाने वाले चिड़िया कम ही संख्या में हैं, फिर उनको खाने वाले चिड़िया और भी कम संख्या में. तो इस तरह से इसका अजीब सा ग्राफ हमारे सामने बनकर आएगा, बेल शेप्ड ग्राफ इसका आएगा, राइट. द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ठीक है. पिरामिड ऑफ बायोमास सी में, एक्वेटिक में मैंने आपको बताया था क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, राइट. रीजन क्या है उसका? क्योंकि जू प्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं फाइटोप्लैंक्टन से. हो गया विद गॉड ग्रेस हमारा आज का भी प्रॉमिस पूरा. 40 मिनट हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, राइट. एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज क्या होता है? अपराइट होता है. अब इसका लिमिटेशन देख लेते हैं. देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल. तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि 2 से मोर ट्रॉपिक लेवल पर भी कुछ एक स्पीसीज रहती हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करता है. तो इससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं परफेक्शन में कुछ ना कुछ कमी आएगी. इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, राइट. इतना सिंपल नहीं होती कोई भी चेन. इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, नहीं होता है कभी भी, फूड वेब को इंक्लूड नहीं करता है, राइट. सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, और इकोलॉजिकल पिरामिड में सेप्रोफाइट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है. तो इसके साथ ही हमारा एक कंप्लीट होता है आज का इकोसिस्टम. होप यू एंजॉयड, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. दोस्तों मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ एक ही बात को कि इसकी को आप ये करिए, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर में है. तो अभी आप अगर उसको अच्छा प्लेटफॉर्म बना देंगे तो सारे की सारी यहाँ पर एक ही जगह पर आपको बायोलॉजी से संबंधित सारा मैटर मिल जाएगा. और सब्जेक्ट की मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ, केवल बायोलॉजी की मैं गारंटी यहाँ पर दे रहा हूँ. और सब्जेक्ट के